चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ज़रा देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 6 4 सरल रेखीय आवर्त गति। सरल रेखीय आवर्त गति, सरल रेखा में आवर्त गति। आवर्त गति मतलब आना जाना। जैसे आप देखते हैं कोई दोलन काल, कोई दोलन करता है, दोलन काल, वो सरल रेखा तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी अगर उसका थोड़ा सा विस्थापन मान लें तो सरल रेखा जैसा मान लें। तो जैसे स्प्रिंग से कोई द्रव्यमान लगा देते हैं, मान लीजिए स्प्रिंग से कोई द्रव्यमान लगा देते हैं तो द्रव्यमान आगे पीछे चलता है। कोई द्रव्यमान कोई एम लगा दें, कोई मास लगा देना, तो सरल रेखा में कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सरल रेखा में आवर्त गति कर रहे किसी कण की स्थितिज ऊर्जा का फलन ये देखा है। देखो स्थितिज ऊर्जा का फलन Vx दिया हुआ है और ये दिया है kx²/2। और बल नियतांक, हालांकि ये भी पढ़ेंगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। इस चैप्टर में स्प्रिंग में लगे हुए बल, स्प्रिंग में कैसे कार्य करता है वो सब मैंने बताया आपको। ये होता है बल नियतांक। तो k का मान बता रहे हैं, ये k का मान है 0.5 और ये है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर, ये हो गया बल नियतांक। ग्राफ बनाया गया है। अब ये ग्राफ भी बना दिया इन्होंने एक, देखो ऐसे, और ऐसा एक ग्राफ बना दिया है। हम जानते हैं कि ये ग्राफ जो है परवलयाकार ग्राफ होता है। और यह दिखाइए कि इस विभाग के अंतर्गत गतिमान कुल 1 जूल ऊर्जा वाले कण को अवश्य ही वापस आना चाहिए जब ये x ± 2 मीटर पे जाता है। यानी जो कुल ऊर्जा है, सारी की सारी ऊर्जा जो है वो, ये सारी की सारी ऊर्जा कितनी है पहले ये पता लगाएंगे, क्योंकि किसी ना किसी समय सारी की सारी ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में होगी और किसी ना किसी समय वो गतिज ऊर्जा में भी होगी। तो यानी किसी ना किसी स्थिति पे यह ऊर्जा स्थिर ऊर्जा होगी और किसी ना किसी समय पे ये गतिज ऊर्जा भी हो जाएगी। तो कब वापस आना चाहिए? जब ये सारी की सारी ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में बदल जाए। जब ये सारी की सारी ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में बदल जाएगी तब गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, तो वहाँ रुकेगा, तो फिर वापस आएगा। ठीक, अब सबसे पहली बात यह है कि लगे हुए बल की बात करें। लगा हुआ बल कैसा है, तो लिखें कण पर लगा हुआ बल। सबसे पहले क्या देखते हैं, कण पर लगा हुआ बल। तो कण पर लगा हुआ बल होता है F - dVx/dx।
ये एक सूत्र होता है जो हमें बताता है स्थितिज ऊर्जा का अगर अवकलन कर दें, ठीक, इसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता। क्या कहते हैं इसको? स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता। मैं लिखूंगा, देखो इसको क्या कहते हैं, इसको स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता। देखो ये लिख दिया मैंने। ये क्या होता है? ये होता है बल के बराबर। ये बल है, ये आ गया बल। ठीक, किसका बल है? आंतरिक बलों का। आंतरिक बल है जो अंदर, यानी बाहर से नहीं, बाह्य बल नहीं है, आंतरिक बल है। तो आंतरिक बल लिख दिया, देखो मैंने इसे। आंतरिक बल ये होता है, यानी स्प्रिंग जो बल लगाएगा वो मिल जाएगा इस तरीके से हमें। अब चलिए कितना बल लगाएगा स्प्रिंग जरा देख लेते हैं। अब देखते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं। कितना हो जाएगा? माइनस के और बाई 2, इसका हो जाएगा 2x। तो स्प्रिंग का बल हो गया माइनस kx। ये स्प्रिंग का बल हो गया। ठीक, अब अगर x धनात्मक है तो बल ऋणात्मक है। अगर x धनात्मक है तो बल ऋणात्मक है। और कुल ऊर्जा कितनी होगी? अगर देखें कुल ऊर्जा, वो होगी 1/2। के का मान है भी 1/2 है, और कण का विस्थापन है 2 मीटर, अधिकतम 2 मीटर। अगर देखें तो ये आ गया, देखो तो कितनी बन जाएगी? देखो 1 जूल ही बनेगी। कितनी ऊर्जा हो गई? 1 जूल। यानी कण के पास 1 जूल ऊर्जा होती है 2 मीटर जाने पर। इसका मतलब होता है कि कण अधिकतम यहाँ 2 मीटर पे आएगा प्लस में, और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम 2 मीटर पे आएगा माइनस में। इससे आगे कण जा ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास ऊर्जा नहीं है। अब दूसरी बात, जब कण यहाँ आएगा, ठीक, तो उसका जो वेग होगा, उसकी जो चाल होगी, वो कितनी होगी? वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में चली गई। कुल ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा। अब सारी की सारी ऊर्जा जो है वो स्थिर ऊर्जा में चली गई। 2 मीटर से आगे जा ही नहीं सकता क्योंकि ऊर्जा खत्म हो गई है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी चाल 0 हो जाएगी। अब देखेंगे कि बल किस तरफ लगा हुआ है। बल विपरीत दिशा में है, यानी अगर x धनात्मक है तो बल ऋणात्मक दिशा में है। तो इसका मतलब होगा कि बल इसको नीचे की तरफ ले आएगा, ऊर्जा के ऊपर। यहाँ से इसे ऊर्जा घटने लगेगी, यहाँ आके गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? चाल अधिकतम होगी, यहाँ पे चाल अधिकतम होगी। ठीक, यहाँ चाल 0, यहाँ अधिकतम। तो इसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ये चलता रहेगा। लेकिन तर्क जो आया वो ये आया कि 2 मीटर जाने पर सारी की सारी ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में बदल गई। और प्रश्न में बताया गया कि जो कुल ऊर्जा है वो 1 जूल है। तो 1 जूल स्थिर ऊर्जा में चली गई। देखो स्थिर ऊर्जा के सूत्र में मैंने x को 2 डाला तो 1 जूल बन गया ये। इसका मतलब हो गया कि सारी की सारी ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा 0 है, क्योंकि जो कुल ऊर्जा है वो स्थिर ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा है। तो कुल ऊर्जा दोनों का टोटल है, ये हो गई स्थिर ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा 0 हो गई। यानी 2 मीटर जाने पे चाल 0 हो गई, चाल 0 हो गई। और ये बात पक्की हो गई कि बल जो है ऋणात्मक दिशा में है। मान लीजिए बल आगे की तरफ होता तो कोई परवाह नहीं थी, यहाँ चाल 0 हो जाती और बल होता धनात्मक दिशा में तो इसे चला देता आगे की तरफ। लेकिन मुसीबत यह है कि बल विपरीत दिशा में है। इसका मतलब यहाँ अगर चाल 0 हो गई वापस आएगा, क्योंकि बल जो है विपरीत दिशा में लगा हुआ है। तो ये तर्क था, छोटा सा एक सवाल था समझने का कि भाई वापस क्यों आएगा, 2 मीटर से आगे क्यों नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी 2 मीटर पे, और बल लगा है विपरीत दिशा में, तो वो उसे वापस ले आएगा।
चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। 6-5। 6-5 में क्या कहते हैं? बहुत सारे सवाल हैं 6-5 में मतलब 6 से लेके 8 नंबर तक ऐसा ही मामला है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ध्यान से इसको करना होता है। 8 नंबर तक बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट को क्लियर करने वाली बात है। चलिए पहले केस में देखते हैं, ए में क्या कहता है। ठीक, किसी रॉकेट का बाह्य आवरण उड़ान के दौरान घर्षण के कारण जल जाता है। जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा किसके वजह से प्राप्त की गई है? रॉकेट या वातावरण? तो वातावरण से नहीं होती, रॉकेट से ही होती है। वातावरण को हम लगभग विराम अवस्था में मानते हैं। वातावरण में से होकर रॉकेट चलता है, गतिज ऊर्जा रॉकेट में होती है, तो घर्षण बल रॉकेट पे लगता है, तो ऊर्जा का नुकसान रॉकेट का होता है। तो उत्तर क्या हो गया? रॉकेट। उत्तर हो गया रॉकेट, यानी रॉकेट की ही ऊर्जा ऊष्मा में बदलेगी। ठीक, धूमकेतु। अब देखते हैं बी वाला, देखो बी में क्या कहता है। बी में कहता है धूमकेतु सूर्य के चारों ओर बहुत ही दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। साधारणतः धूमकेतु पर सूर्य का गुरुत्व बल धूमकेतु के लंबवत नहीं होता। ठीक है, फिर भी धूमकेतु की संपूर्ण कक्षा में गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाता है। पूरी कक्षा में गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संरक्षी बल हैं, जो संरक्षी बल हैं, ठीक, उनका कार्य ठीक स्थिति पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, ठीक, किस पर निर्भर नहीं करता? पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ठीक, अब स्थिति क्या है? एक चक्कर पूरा काट गया तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति वही हो गई है, तो इसका मतलब स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो कार्य 0 हो गया। अब मान लीजिए ये है सूर्य, ये मान लीजिए सूर्य है, और ये इसके तरफ धूमकेतु घूम रहा है, ये है धूमकेतु। ठीक, अब ये पूरा चक्कर काटने के बाद यहीं पे आ गया इसी स्थिति में, तो यही है प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक है ना, ये लो, ठीक, और यही है अंतिम, ठीक, स्थिति। दोनों स्थिति सेम है, ये लो। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति शून्य होने के मतलब जो है सेम होने के कारण कोई विस्थापन नहीं हुआ, स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ नहीं पूरा चक्कर मारने के बाद, तो कार्य शून्य हो गया। ठीक, क्यों? क्योंकि संरक्षी जो बल होते हैं, संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य रास्ते की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। संरक्षी बल है, तो कौन सा बल संरक्षी है? कहता है गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो संरक्षी है। गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो संरक्षी है, ये हम जानते हैं 9वीं क्लास में पढ़ लिया होगा, Gm1m2/r², ये गुरुत्वाकर्षण का बल होता। ठीक, ये था इसका दूसरा वाला हिस्सा। अब देखते हैं तीसरे पार्ट में क्या कहता है। अब आया सी पार्ट। सी पार्ट में पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही तीक्ष्ण वायुमंडल में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडल प्रतिरोध के विरुद्ध अक्षय के कारण कम होती जाती है।
फिर भी जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के समीप आता है तो उसकी चाल में लगातार वृद्धि क्यों होती है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, कुल ऊर्जा, फिर वही बात आएगी, कुल ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ऐसे, ठीक। अब कुल ऊर्जा में हानि होती है। क्या होता है, जैसे ही कोई उपग्रह घूम रहा है, वायुमंडल के कारण प्रतिरोध लगेगा तो कुल ऊर्जा में हानि होती है। तो क्या कहेंगे, कुल ऊर्जा घटती है, कुल ऊर्जा घटती है। एक बात पक्की हो गई कि कुल ऊर्जा घटती है। ठीक, अब कुल ऊर्जा घटती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, देख उल्टा लिख दिया घटती है, घटती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ये बात आ गई। अब इनको समझना है भाई, प्रतिरोध के कारण कुल ऊर्जा घटती है। क्यों घटती है, देखो वायु प्रतिरोध के कारण, यहाँ लिख देंगे वायु प्रतिरोध या घर्षण के कारण, ये आगे देखो कुल ऊर्जा घटती है। अब स्थितिज ऊर्जा घटती है, कैसे घटती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है यहाँ पे वो ऋणात्मक है। अगर हम जाके देखेंगे तो ये ऋणात्मक सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा में माइनस का निशान आता है। ठीक, वो पास आता जाता है और घटती जाती है। ये जो ऊर्जा होती है, मैं लिख के बताऊँ तुम्हें, ये होती है U माइनस जी M1 M2/R। ये देखो अगर ये R घटेगा तो माइनस की तरफ ये ऊर्जा घटेगी, ये R घटेगा तो ये घटेगी, माइनस की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि ये मान बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये मान बढ़ेगा, लेकिन माइनस है तो घटेगी। ठीक, अब ये घटेगी, ये ऊर्जा बढ़ेगी, ये ऊर्जा जो है ये ऊर्जा बढ़ती जाएगी। इसका सूत्र क्या है, जानते हैं, हाफ mv²। ठीक, ये ऊर्जा बढ़ती है। तो कुल मिला के इन दोनों का योग घटता है, इन दोनों का योग जो है वो घटता है। ये घटती रहती है, ये बढ़ती रहती है, और इन दोनों का योग घटता रहता है। ये गणनाएं हम गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में जाके कर सकते हैं आसानी से। ठीक, कुल ऊर्जा घटी, स्थितिज ऊर्जा घटी, गतिज ऊर्जा बढ़ी। ठीक, ये होता है। अब यहाँ पर इसकी जानकारी कैसे मिलेगी कि भाई ये ऊर्जा कैसे बढ़ी, तो V का एक सूत्र होता है हमारे पास, V होता है वर्गमूल Gm/R। ये होता है, इसे कहते हैं कक्षीय चाल, कक्षा की चाल। अब देखो R घटा तो V बढ़ा, ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। ये M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान। अब देखो R घटेगा, चाल बढ़ेगी, चाल बढ़ी, ये बढ़ी, और ये ऊर्जा R घटेगा, ये माइनस की तरफ घटेगी, क्योंकि ये R घटने से ये मान बढ़ेगा, बाहर लगाए माइनस, तो क्या होगा, घटेगी। ओके, तो इन दोनों का टोटल घटता है, कुल ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो ये जानकारी आती है गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर से। फिलहाल हम इतना तो समझ सकते हैं, इतनी बातें हम इसमें समझ सकते हैं। ठीक, ये था C। अब आते हैं D पर, जो D पार्ट है उस पर आते हैं। डी में क्या कहता है, चित्र 6.13 में एक व्यक्ति अपने हाथों में 15 किलो का कोई द्रव्यमान लेकर 2 मीटर चलता है, और सेकंड में वह उसी पीछे रस्सी खींचते हुए उसे उसी वेग से आगे लटका हुआ है आगे की तरफ। कार्य अधिक होगा किस स्थिति में, कहीं खींच रहा है, कहीं चल रहा है। ठीक, ये है, देखो ये रहा चित्र।
इसमें खींच रहा है, इसमें लेके चल रहा है। ठीक, तो यानी पहले चित्र में जो दिखाया गया है, कोई व्यक्ति ऐसे अपने हाथ में 15 किलो लेके एक चाल से चलता है और 2 मीटर की दूरी चलता है। ठीक, ऐसे हो गया। दूसरे केस में यही व्यक्ति यहाँ पर एक पुली लगाकर, यहाँ पर एक पुली लगा के ऐसे, और इसी 15 किलो को ऐसे रस्सी के सहारे जो है खींच रहा है आगे की तरफ। ये मान लेते हैं, ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे रस्सी के सहारे खींच रहा है। ठीक, तो किस केस में कार्य अधिक होगा? देखिए, जहाँ पर 15 किलो में विस्थापन है, वहाँ देखिए 15 किलो में विस्थापन इस दिशा में है। ठीक, तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है, केवल गतिज ऊर्जा में किया गया कार्य है पहले केस में। क्योंकि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य तब होता जब ये ऊपर नीचे चलता। ये 15 किलो केवल आगे लेके जा रहा है, तो कितना कार्य करेगा? जो गतिज ऊर्जा देगा बस वही कार्य करेगा, इससे ज़्यादा कार्य नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पर इस 15 किलो में ऊपर की तरफ विस्थापन है, इसको उठाया भी जा रहा है, उठाया जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक, तो क्या होगा? और गति भी है, इसमें गतिज ऊर्जा भी दी जा रही है और इसे उठाया भी जा रहा है, दोनों काम करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कार्य ज़्यादा होगा। तो यानी दूसरे केस में जो कार्य होगा वो अधिक होगा पहले वाले केस से। ठीक, क्यों? पहले वाले केस में केवल चलाया गया, दूसरे वाले केस में चलाया गया और उठाया गया। चलाया भी गया ऊपर को, गतिमान भी किया गया, गति ऊर्जा भी दे रखी है और उठा भी रहा है ऊपर को। तो गुरुत्वीय बलों द्वारा किया गया कार्य उसके विपरीत भी आपको कार्य करना होगा, क्योंकि इसे उठाना भी तो है। अब उठाने में कितना कार्य करेंगे अपन? mgh करेंगे, mgh, और चलाने में कितना करेंगे? हाफ mv²। तो यहाँ दो कार्य हो रहे हैं, एक हाफ mv² और एक हो रहा है mgh के बराबर। क्यों? क्योंकि इसको उठाना पड़ रहा है, इसकी हाइट जो है यहाँ h बनती है, देखो इसको उठा रहा है ये, और इसमें कितना कार्य करना पड़ रहा है? केवल हाफ mv² के बराबर। केवल चलाया जा रहा है, उठाया नहीं जा रहा है, ऊपर को नीचे को नहीं चला रहा है, इसको ऊपर की तरफ ले जाए या नीचे की तरफ ले जाए, ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। तो समझ में आ गई बात कि इसमें ऊर्ध्वाधर दिशा में, जी की दिशा में, गुरुत्व त्वरण की दिशा में, गुरुत्व बल की दिशा में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए ऊर्ध्वाधर दिशा में इस पर किया गया कार्य शून्य है। इस पर क्योंकि ये उठ भी रहा है और चल भी रहा है, इसमें गतिज ऊर्जा भी देनी पड़ रही है, स्थिर ऊर्जा भी देनी पड़ रही है, दोनों देनी पड़ रही है, तो कार्य ज़्यादा हो गया। तो दूसरे केस में किया गया कार्य पहले वाले केस से ज़्यादा हो गया। ठीक, चलिए ये हुआ प्रश्न नंबर 5। अब लेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को आप पढ़ लीजिए। आप प्रश्न नंबर 6 को पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या करना जरा देखो। मुझे बस तुम 10 सेकंड का टाइम दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस हो गया। चलिए,
प्रश्न नंबर 6, सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। 6 6 ये आ गया, देखिए सही विकल्प। जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो वस्तु की स्थिर ऊर्जा बढ़ती है या घटती है। संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है या घटती है। देखिए, अब देखिए इसका उदाहरण लेके मैं समझा दूंगा कि क्या होगा। अब मान लीजिए स्प्रिंग के बल को संरक्षी बल माने और ये द्रव्यमान रखते हैं घर्षण रहित तल पर। यहाँ पर स्प्रिंग का नियतांक K मान लें ऐसे। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ये जो है द्रव्यमान यहाँ पर इस स्थिति में है और ये स्थिति है x बराबर 0, ये वाली स्थिति। अब मान लीजिए मैं इस द्रव्यमान को थोड़ा सा आगे की तरफ खींच के छोड़ दूँ ऐसे, और ये इस तरफ को आ रहा हो, ठीक, और ये बना दूं मैं x, और यहाँ पर जो ऊर्जा इसमें भरी हुई है वो है ½ kx²। ये आप जानते हैं ये स्थितिज ऊर्जा u या v। अब देखिए ये जो x है 0 से यहाँ तक, यहाँ इसमें कितनी ऊर्जा भरी है kx²। संरक्षी बल किस तरफ को लगता है, इस तरफ को लगेगा kx, स्प्रिंग अपनी तरफ खींचेगी तो संरक्षी बल इसको इस तरफ को लाएगा, इस पे कार्य करेगा, विस्थापन भी इसमें इसी तरफ को होगा, तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो गया, लेकिन x का मान घटेगा क्योंकि ये जो x है यहाँ देखिए ये x घटेगा जब ये इधर को आएगा, तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ठीक, तो संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य यदि धनात्मक है तो स्थितिज ऊर्जा को घटा देता है। ठीक, तो संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य बराबर -Δu। ठीक, इसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का उल्टा करेगा, यानी उसका माइनस हो जाएगा। ठीक, यानी संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य है तो वर्क कार्य कैसे बल हैं, संरक्षी। ठीक, और क्या हो जाएगा -Δu। ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो यानी -U अंतिम स्थितिज ऊर्जा। ठीक, और ये U प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। ये बन गया तुम्हारा सूत्र, इसे याद कर लो, ये याद करने से काम चल जाता है। ये रहा, संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को माइनस लगा देते हैं, का उल्टा होता है, ये मान के चलो। अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, ये क्या बन गई, ये बन गया स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, माइनस लगा दिया, तो ये हो गया संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य। और अगर बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य हो तो क्या करेंगे इसमें, W वो भी बता देता हूँ, ये है बाह्य बल। ठीक, क्या करेगा, माइनस हटा देंगे, U अंतिम और -U प्रारंभिक, ये आ गया देखो। ठीक, देखो प्रारंभिक ऊपर मैंने गलत लिखा यार, प्रारंभिक करना था मुझे ना। अब देखो प्रारंभिक और रंभिक में मुझे यहाँ लगाना था अंकी बिंदी, हो गया। ठीक है, ये आ गया। बाह्य बलों का कार्य अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, ये होता है। ठीक, संरक्षी बलों का कार्य, संरक्षी बलों का कार्य मतलब आंतरिक बलों का कार्य है, तो इसे कह सकते हैं W आंतरिक बराबर W संरक्षी। ठीक, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हैं।
हमेशा नहीं, सामान्यतया कहते हैं ऐसा, होता है ऐसा, आंतरिक बल संरक्षित बल होते हैं, ठीक है। तो ये भी बात सही है, संरक्षित बल इसकी ऊर्जा में ऋणात्मक परिवर्तन के बराबर, ये भी बात सही है। बाह्य बल मान लीजिए हम लगाते हैं, ठीक, तो इसी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है सीधा, बाह्य बल, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं इसको ऊपर ले गया mgh, मैंने काम किया, तो इस ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, mgh ही होगा। इसी ऊर्जा में परिवर्तन भी mgh होगा, जो मैंने काम किया वो भी mgh ही होगा। तो ये चीज़ यहाँ लागू हो जाती है। बाह्य बलों का कार्य स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन है, आंतरिक बलों का कार्य स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन का उल्टा है, माइनस है, ठीक। सूत्र बन गया, पक्की बात है, सूत्र याद रहेगा। चलो शाबाश। अब लेते हैं दूसरे वाला। बी में क्या कहता है, बी में कहता है किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिणाम हमेशा उसकी गतिज ऊर्जा में अक्षय होता है। तो घर्षण बल जो है गतिज ऊर्जा में हानि करता है, यह आप जानते हैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा में हानि क्या लिखते हैं, घर्षण बल का कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में हानि। घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिणाम हमेशा उसकी गतिज ऊर्जा में अक्षय करता है। घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिणाम हमेशा, अब घर्षण के विरुद्ध लिखा है, बड़े समझना पड़ेगा बात को, क्योंकि ये है बी पार्ट, क्योंकि जो हम समझ रहे हैं वो यह है घर्षण के विरुद्ध कह रहा है ना, गतिज ऊर्जा में हानि करता है, ये बात सही है। घर्षण किसी वस्तु पर घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिणाम हमेशा इसकी गतिज ऊर्जा में अक्षय करता है, बात सही है। गतिज ऊर्जा में हानि हो गई, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है, ठीक, गतिज ऊर्जा में हानि हो जाएगी। घर्षण बल क्या होता है, विपरीत दिशा में काम करता है। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में काम करता है, ठीक, ये याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सी नंबर पर। सी में क्या कहता है, सी बिंदु पर देखते हैं क्या कहता है। किसी बहुकण निकाय के कुल संवेग परिवर्तन की दर निकाय के बाह्य या आंतरिक बलों के जोड़ के अनुक्रमानुपाती होती है। बाह्य संवेग परिवर्तन की दर बाह्य बल, ठीक, क्या लिख देंगे, संवेग परिवर्तन, ये तो आप जानते हैं, की दर बराबर परिणामी बाह्य बल, बस परिणामी बाह्य बल जितने भी बल हैं सब जोड़े गए, सदिश राशि के पदों में जोड़े जाते हैं। तो परिणामी बाह्य बल क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर, इसे लिख देते हैं। क्या सूत्र होता है इसका, इसे कहते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। क्या होता है, एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी या वी डेल्टा एम बाई डेल्टा टी, इस तरीके से होता है ये सूत्र। देखो ऐसे ऐसे, ठीक, यानी संवेग परिवर्तन। यदि द्रव्यमान स्थिर है, ये क्या हो जाता है, dm बाई डी टी ज़ीरो, यदि m अचर है, ठीक, तो इसका मतलब ये पद जीरो हो गया। तो संवेग परिवर्तन की दर जो है dt किसके बराबर होगा, इसे कह देते हैं m, इसे कह देते हैं त्वरण, ये बन जाती है, ठीक, ये हो गया। यही बन जाता है m में बाह्य बल F बराबर ma, ठीक, तो ये हो जाएगा, देखो, ठीक है। किन्हीं दो पिंडों के अप्रत्यास्थ संघट में वे राशियां जो संघट के बाद नहीं बदलती, निकाय की कुल ऊर्जा या रेखीय संवेग या कुल गतिज ऊर्जा संघट के बाद। एक तो होता है संवेग संरक्षण,
एक होता है कुल ऊर्जा संरक्षण, कुल ऊर्जा संरक्षण, बस ये दो बातें होती हैं। गतिज ऊर्जा संरक्षण होता है पूर्ण प्रत्यास्थ टक्करों में। ध्यान रहे, गतिज ऊर्जा संरक्षण किसमें होता है? पूर्ण प्रत्यास्थ टक्करों में, सभी टक्करों में ये दोनों बातें होती हैं, संवेग संरक्षण और कुल ऊर्जा संरक्षण। ठीक, इनमें कहते हैं वियुक्त निकाय, यानी ऊर्जा का द्रव्यमान कहीं भी लिया दिया नहीं गया, इसे कहते हैं वियुक्त निकाय। वियुक्त निकाय अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। व्यूज का मतलब दूसरे कहीं भी कोई भी ऊर्जा इसमें से गई नहीं है, सारी ऊर्जा इसी के पास है, तो फिर कुल ऊर्जा सुरक्षित रहेगी। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार गतिज ऊर्जा सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। गतिज ऊर्जा सुरक्षित रहने के लिए पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर का होना अनिवार्य है। ठीक, अप्रत्यास्थ टक्कर हो, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर हो, किसी भी तरह की टक्कर हो, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक, क्योंकि ये सारी की सारी कुल ऊर्जा ये गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जाओं का नुकसान नहीं होता। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा डी। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आते हैं। टाइम इस क्लास का हो रहा है हमारा 40 मिनट की क्लास होगी लगभग। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे अगली क्लास में अपनी। ओके।